नमस्कार, आरवी द विजन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग यूपी SSC द्वारा आयोजित पेट परीक्षा के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का हल देख रहे थे और आज की वीडियो में हम लोग 16 अक्टूबर 2022 के प्रथम पाली के सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की। ऑप्शन दिया गया था बैंकिंग कंपनियाँ, उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970, भारतीय रिजर्व बैंक सार्वजनिक स्वामित्व में हस्तांतरण अधिनियम, बैंकिंग विनियमन अधिनियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैंकिंग कंपनियां, उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970। देखिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण भारत में 19 जुलाई 1969 में किया गया था और जो ये राष्ट्रीयकरण किया गया था एक अध्यादेश के द्वारा किया गया था, अध्यादेश ला करके किया गया था। राष्ट्रीयकरण और उसकी शर्तों को अधिनियमित करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया था, बैंकिंग कंपनियां अधिनियम 1970 को लाया गया था। अगर बात करें हम लोग इसमें भारत में कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी उस समय। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया था, 1991 में नई आर्थिक नीति NEP के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? ऑप्शन दिया गया था राजकोषीय नीति सुधार, मौद्रिक नीति सुधार, वैश्वीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वैश्वीकरण। देखिए, 1991 की नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का जो प्राथमिक परिणाम था वो क्या था? वैश्वीकरण था। नई आर्थिक नीति की जो घोषणा की गई थी, कब की गई थी? 24 जुलाई 1991, 24 जुलाई 1991। और उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो PV नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे। और वित्त मंत्री की बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह उसमें क्या थे? भारत के वित्त मंत्री थे। मनमोहन सिंह को भारत में उदारीकरण का अग्रदूत के नाम के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या हम लोग 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? इस प्रश्न के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था। ठीक है, ऑप्शन दिया गया था डॉक्टर अरुण कृष्णन, MS स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन या फिर सैम पेत्रोदा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, MS स्वामीनाथन। जब हम लोग बात करते हैं भारत में हरित क्रांति की, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1966 और 67 के बीच में हुई थी। और जो उसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था, किस चीज़ पर पड़ा था? गेहूँ और चावल के उत्पादन पर, गन्ने के उत्पादन पर भी इसका प्रभाव पड़ा था। ठीक है, भारत में MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अभी हाल ही में 28 सितंबर को, यानी कि आज से 2 दिन पहले 28 सितंबर को इनका निधन हो गया था। आइए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि इस बार फिर पूछा जाए करंट अफेयर्स में या GS/GK में। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। वहाँ से पूछा गया था कि भारतीय संविधान के लिए DPSP यानी कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? ऑप्शन दिया गया था USA, फ्रांस, आयरलैंड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयरलैंड। भारतीय संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख अगर बात करें तो भाग 4 में किया गया है और आर्टिकल 36 से 51 के बीच में किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा DPSP में कुछ और अनुच्छेद जोड़े गए थे, जैसे अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 48A। इन सभी में अनुच्छेद 39A बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 39A आप लोग उसको याद रखिएगा, 39A, क्योंकि इसमें किस बात का उल्लेख किया गया है? इसमें समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 39A। आइए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? ऑप्शन दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वाक्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाक्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्रता का अधिकार। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत 6 स्वतंत्रता के अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसमें वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया था, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन दिया गया विधानमंडल, जनता, न्यायपालिका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग को ही पता है क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विधानमंडल। आइए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? लिखित और विस्तृत संविधान, द्विस्तरीय सरकार, एकल नागरिकता या फिर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। देखिए, भारतीय संविधान के मुख्य विशेषता संबंधित एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसका वीडियो भी हमारे जो कि इसी चैनल पे पड़ा हुआ है, वहाँ पे जाकर आप लोग भारतीय संविधान की प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्विस्तरीय सरकार।
देखिए, भारतीय संविधान की शुरुआत में क्या हुआ था, द्विस्तरीय सरकार की व्यवस्था की गई थी और यह संघीय शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी। बाद में क्या हुआ, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के लागू होने के पश्चात संविधान में त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात की गई, जैसे केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे और स्थानीय स्तर पे। तो अब क्या है, अब त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय नहीं है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया था, एक हार्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? 746, 748, 756 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा, 746 वाट। शक्ति का जो मात्रक होता है क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड होता है, जिसे हम लोग वाट के नाम से भी जानते हैं। और एक वाट कितने जूल के बराबर होता है? तो 1 जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है 1 वाट। और एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? कोयले का जलना, भोजन का पाचन, कागज का जलना या फिर पानी का भाप में रूपांतरण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पानी का भाप में रूपांतरण। पानी का भाप में जो रूपांतरण वो क्या है, वह भौतिक परिवर्तन है। बाकी जो तीनों है, कोयले का जलना, भोजन का पाचन या फिर कागज का जलना, क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। आइए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया था, पायरिया निम्न में से किसका रोग है? ऑप्शन दिया गया नाक, मसूड़ों, हृदय या फिर फेफड़ों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, मसूड़ों। देखिए, पायरिया मसूड़ों का एक रोग है। इसमें क्या होता है कि इसमें मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। आइए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 11 में पूछा गया है, फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है, स्तनधारियों में, जानवरों के प्रजनन अंगों में या फिर कीटों में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पौधों में। जो फ्लोएम होता है, पौधों में पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुँचाता है। एक और इंपॉर्टेंट ऊतक होता है, टिश्यू होता है, जिससे हम लोग जाइलम के नाम से जानते हैं। जाइलम क्या करता है? जाइलम जड़ों से जल को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुँचाता है। आइए प्रश्न संख्या 12 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया है, भारत की पंचायत राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? ऑप्शन दिया गया है 1 स्तर, 3 स्तर, 2 स्तर या फिर 4 स्तर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 स्तर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 3 स्तर। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में क्या किया था? सन में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का सुझाव दिया था, जिसमें जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और ग्राम स्तर पे जो कि इसकी व्यवस्था की बात की गई थी। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। आगे चलकर 24 अप्रैल 1993 में क्या हुआ? इसे लागू कर दिया गया, यानी कि यह प्रभाव में आ गया था। आपसे अगर एक प्रश्न यह पूछा जाए कि भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आइए प्रश्न संख्या 13 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया, देखिए आप लोग व्याख्या को बहुत ध्यान से देखा करिए, क्योंकि व्याख्या से भी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, 13 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया गया था एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 14 देखते हैं। इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? ऑप्शन दिया गया बांग्लादेश, भूटान, नेपाल या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, 2022 के जो 15 अक्टूबर को पेपर हुआ था, सेकेंड शिफ्ट, 15 अक्टूबर को सेकेंड शिफ्ट वाला जो पेपर हुआ था, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। बस प्रश्न थोड़ा सा घुमा दिया गया था। प्रश्न में पूछा गया था कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो वहाँ पे 5 राज्य थे, राइट आंसर। और वहाँ की व्याख्या में मैंने बताया था कि भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। मैंने वहाँ पर भी बताया था। और देखिए, 16 अक्टूबर को प्रथम पाली में प्रश्न पूछ भी लिया गया, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग व्याख्या को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिए और हो सके तो उसे कॉपी में नोट डाउन भी करिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बांग्लादेश। और जो बांग्लादेश के साथ भारत की स्थलीय सीमा लगती है, उसकी कुल लंबाई कितनी है? यह है 4096.7 किलोमीटर। यहाँ पे दशमलव है, 7 किलोमीटर। अगर हम लोग बात करें सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो वो लगती है अफ़गानिस्तान के साथ। आप लोग उसको याद रखेंगे, अफ़गानिस्तान के साथ लगती है और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 15 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 15 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? ऑप्शन दिया है जेरूसलम, बगदाद, डबलिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जेरूसलम या फिर येरूशलेम, ये राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 में पूछा गया था निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? ऑप्शन दिया गया झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा या फिर गुजरात। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में क्या है? विधान परिषद है। देखिए, भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। भारत के कुल केवल 6
राज्यों में ही विधान परिषद है। तो कर्नाटक के अलावा और वे राज्य कौन कौन से हैं? आपका हो गया उत्तर प्रदेश, आपका हो गया बिहार, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बिहार हो गया, इसके बाद महाराष्ट्र हो गया और इसके बाद तेलंगाना हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। तो कुल 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद है। विधानसभा के साथ साथ क्या है? विधान परिषद भी है। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 17 देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 में पूछा गया था कि किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन दिया गया 8 फरवरी, 8 सितंबर, 8 अक्टूबर या फिर 8 नवंबर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 अक्टूबर। अब आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में पूछा गया है, प्रश्न संख्या 18 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? कुर्ग, श्रीनगर, मसूरी या फिर दार्जिलिंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा जुकाम हो गया है, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुर्ग। कुर्ग को एक और नाम से जानते हैं, जिसे क्या कहते हैं? कोडागू। क्या बोलते हैं? कोडागू। कुर्ग या कोडागू को भारत का स्कॉटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए किस राज्य में अवस्थित है, तो किस राज्य में है? कर्नाटक। कितना आसान है ना? क से कुर्ग, कोडागू और कर्नाटक। आइए प्रश्न संख्या 19 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 19 में पूछा गया था, कला मथुरा से स्टेसिलिंग की पारंपरिक कला है? कजरी, लघु कला, सांझी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सांझी। सांझी के बारे में आप लोग गूगल से जाकर थोड़ा सा डिटेल में जान लीजिएगा। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? ऑप्शन दिया गया था तेलंगाना, झारखंड, उत्तराखंड या फिर सिक्किम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तेलंगाना। देखिए जून 2014 में कौन सा क्वेश्चन नंबर 20 है ना, तो जून 2014 में क्या हुआ? भारत के 29वें राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश राज्य को विभाजित करके एक अलग राज्य तेलंगाना को बनाया गया था, इसको गठन किया गया था, ठीक है। वर्तमान में हम लोग कुल राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की बात करें तो कुल राज्यों की संख्या कितनी है? 8 है। बहुत लोग इसको लोग कन्फ्यूज रहते हैं। 8 कुल राज्य हैं और यूटी की बात करें, यूनियन टेरिटरी की बात करें तो कुल कितना है? इसमें टोटल 8 है, ठीक है। ये भी डाटा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। प्रश्न संख्या हम लोग 21 देखते हैं। 21 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखी है? ऑप्शन दिया गया महर्षि दयानंद सरस्वती, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी की है। प्रश्न संख्या हम लोग 22 देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 में पूछा गया था, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। मतलब किस प्रकार के विकिरण या किरण को अवशोषित करती हैं? ऑप्शन दिया गया था पराबैंगनी विकिरण, अवरक्त विकिरण, दृश्यमान प्रकाश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवरक्त विकिरण। आइए प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 में पूछा गया था, वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? इंडोनेशिया, नेपाल, अर्जेंटीना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेपाल। लेकिन आयोग ने UP-SSC ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी माना है, इनमें से कोई नहीं, जो कि गलत है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जो साक्ष्य थे, सोर्स थे, उसे यह बताया जाने का प्रयास किया गया कि जो वॉलीबॉल है वह नेपाल का राष्ट्रीय गेम है, राष्ट्रीय खेल है। और मई 2017 से अगर बात करें तो मई 2017 से इसे नेपाल ने अपना राष्ट्रीय खेल माना है। आइए प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 में पूछा गया था, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? गंडक, गंगा, पुनपुन या निरंजना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, निरंजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर पीपल ब्रिज के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। जिस ब्रिज के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे बोधि ब्रिज के नाम से जाना गया, ठीक है। उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम वाराणसी के नज़दीक सारनाथ में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को ज्ञान प्रदान किया था, उपदेश दिया था। तो उनके इस प्रथम उपदेश को बौद्ध साहित्य में, बौद्ध ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 25 में पूछा गया था, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कन्नौज, पाटलिपुत्र, मगध या कुरुक्षेत्र। राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज। आइए प्रश्न संख्या 26 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 26 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापा मार या गुरिल्ला रणनीति थी? ऑप्शन दिया गया था मराठा, ब्रिटिश, मुगल या फिर नायक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मराठा। तो मराठा जो थे वो छापामार गुरिल्ला रणनीति या गुरिल्ला युद्ध पद्धति के जनक थे। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट नाम किसका आता है? छत्रपति शिवाजी का।
प्रश्न संख्या 27 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 27 में पूछा गया था, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल या नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? पत्थर की नक्काशी, हाथी दांत नक्काशी, लकड़ी की नक्काशी या फिर मोम लोपी ढलाई या कास्टिंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोम लोपी ढलाई यानी कास्टिंग। बात करें हम लोग डांसिंग गर्ल नर्तकी की, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ये कहाँ से उत्खनन में प्राप्त हुआ था, तो डांसिंग गर्ल जो थी वो कांस्य की एक प्रतिमा थी और ये कहाँ से उत्खनन में प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो से। अब आइए हम लोग प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। आप लोग, जो मैं लिखता हूं तो आप लोग आराम से लिख लिया करिए, थोड़ा सा इस पर लिखावट अच्छी नहीं बन पाती है। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया कि पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। ऑप्शन दिया गया था गफूर अहमद आजाजी, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक या फिर हसरत मोहानी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हसरत मोहानी। हसरत मोहानी ने 1921 में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और इसमें भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस का अधिवेशन का हुआ था, लाहौर में हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। आइए प्रश्न संख्या 29 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 29 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? ऑप्शन दिया गया था, महिला शिक्षा के बजाय पुलिस और रेलवे के लिए वित्त पोषण, कलकत्ता निगम अधिनियम 1899, बंगाल को विभाजित करने का निर्णय या पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। अब बंगाल का विभाजन कब हुआ था? इसका विभाजन हुआ था 1905 को। अब आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 में पूछा गया है, ब्रिटिश ने यानी कि अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? ऑप्शन दिया गया था, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंग्रेजी। आइए प्रश्न संख्या 31 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 31 में पूछा गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? ऑप्शन हम लोग बाद में देखेंगे, पहले कुछ बात कर लेते हैं। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लगातार प्रश्न पूछे गए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने इसके पहले 4 सेट देखा होगा, 2021 का 2 सेट, 2022 में 15 अक्टूबर का प्रथम पाली द्वितीय पाली का पेपर देखा होगा, तो हर बार ये प्रश्न पूछा गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 से एक प्रश्न जरूर पूछा गया है, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है वहाँ से प्रश्न जरूर पूछा गया है। तो आप लोग क्या करिए कि आप लोग भारतीय संविधान की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर वीडियो पड़ा हुआ है, उस वीडियो को आप लोग जरूर देखें। देखिए, कुछ बातें बहुत ही निश्चित है कि वहाँ से प्रश्न निश्चित है कि वहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। जैसे मौलिक अधिकार हो गए, वहाँ से भी लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मूल कर्तव्य हो गए, वहाँ से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। राज्य की नीति निदेशक तत्व हो गए, यानी डीपीएसपी की बात करें, वहाँ से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और भारत सरकार अधिनियम, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कुल टोटल 5 ही प्रश्न पूछे जाने हैं, जिसमें से 3 या 4 प्रश्न श्योर है कहाँ से पूछे जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से एक प्रश्न वहाँ से पूछा जाएगा, एक प्रश्न आपका मौलिक अधिकार से फिक्स है, वहाँ से पूछा गया, बार बार पूछा गया। एक प्रश्न डीपीएसपी से पूछा गया है, बार बार पूछा गया, वहाँ से पूछा जाएगा। तो आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई ना करिए, आप लोग एकदम स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाकर पढ़ाई करिए। और पॉलिटी के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे पंचायती राज प्रणाली हो गया, उसको पढ़ लीजिए, बहुत बेहतरीन तरीके से उसको पढ़ लीजिए। आप लोग मौलिक अधिकार को अच्छे से पढ़ लीजिए। और आप लोग जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, उसमें 773 का एक्ट हो गया कि भारत में पहली बार जो संघीय न्यायालय है उसकी स्थापना कहाँ की गई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई, उसकी बात करते हैं। पहला उसका मुख्य न्यायाधीश कहाँ था, आपको वहाँ से मिल जाएगा। आप 1861 का अधिनियम पढ़ लीजिए, 1909, 1919, 1935 का अधिनियम पढ़ लीजिए अच्छे से। जो आप लोगों को पता है कि यहाँ से प्रश्न आना है, तो आप उसको पहले अच्छे से पढ़ लीजिए। और ये सारे वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग वहाँ से उसको देख सकते हैं। आइए अब हम लोग प्रश्न की बात करते हैं और उसके ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन दिया गया था, प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का उन्मूलन, संघीय बैंक की स्थापना या फिर शक्ति विभाजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 32 देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 में पूछा गया था कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन दिया गया था, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। देखिए, एक्चुअली हुआ क्या कि 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। 1939 में त्रिपुरी, जो कि मध्य प्रदेश में जबलपुर में स्थित है। आप लोग इसको भी याद रखिए, कहाँ पर है त्रिपुरी? मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। तो यहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर के यहाँ पर चुनाव हुआ, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। जीतने के बाद क्या होता है कि कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति से इनका मतभेद हो जाता है और इन्होंने क्या किया, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इनके अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद मई 1939 में, ठीक है याद रखिएगा, मई 1939 में इन्होंने क्या किया,
एक नए पार्टी की स्थापना की, उसका क्या नाम था, फॉरवर्ड ब्लॉक। आइए प्रश्न संख्या 33 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 33 में पूछा गया था कि खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण था, क्या कारण था? हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, ईसाइयों और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, हिंदुओं और ईसाइयों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। खिलाफत मुद्दे को गांधी जी ने उठाया था, आगे चलकर गांधी जी ने खिलाफत मुद्दे को असहयोग आंदोलन के साथ भी जोड़ दिया था, जिसका विरोध किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने भी किया था। प्रश्न संख्या हम लोग 34 देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 में पूछा गया था कि भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जा सकता है? ऑप्शन दिया गया था थार मरुस्थल, केरल, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, या फिर गोवा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थार मरुस्थल। आइए प्रश्न संख्या 35 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 35 में पूछा गया था विश्व को कुल कितने काल क्षेत्रों यानी टाइम जोन में विभाजित किया गया है? ऑप्शन दिया गया 12, 30, 24, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 24। पूरे विश्व को 24 समय कालों में बांटा गया है, समय काल में बांटा गया, समय जोन में बांटा गया, समय क्षेत्र में बांटा गया है। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? ऑप्शन दिया गया रुग्णता, मृत्यु, प्रवसन, या फिर जन्म। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रुग्णता। देखिए मृत्यु से भी जनसंख्या में परिवर्तन होता है और प्रवसन से भी होता है, और जब मोबिलिटी करते हैं हम एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं, माइग्रेशन करते हैं, माइग्रेट करते हैं, तो वहाँ पर भी इससे भी परिवर्तन होता है और जन्म से भी होता है। तो इन तीनों कारकों से क्या होता है कि जनसंख्या परिवर्तन इन तीनों वजह से होता है, लेकिन रुग्णता से नहीं होता है। आइए प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 में पूछा गया था लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? देखिए इस प्रश्न के बारे में भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, यानी जो सेकेंड शिफ्ट था 15 अक्टूबर का, वहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न क्या पूछा गया था? प्रश्न ये पूछा गया था कि भारत का सबसे छोटा राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वहाँ पर मैंने बताया था आप लोगों को व्याख्या में कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, चाहे जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखिए या फिर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। और वही मैंने ये भी बताया था कि लक्षद्वीप की जो राजधानी वो क्या है? कवारत्ती है। देखिए अब 16 अक्टूबर को प्रश्न पूछ लिया गया है कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, इसलिए मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ कि आप लोग व्याख्या को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना करिए और उसे अपने कॉपी में लिखा भी करिए, क्योंकि हो सकता है कि व्याख्या से ही प्रश्न पूछ लिया जाए। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कवरत्ती। सिलवासा या सिलवासा किसकी राजधानी है? अगर हम लोग बात करें तो ये किसकी राजधानी है? क्या आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में? चलिए मैं बता दे रहा हूँ। सिलवासा जो है कि दादर व नगर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर की बात करें तो पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। आइजॉल किसकी राजधानी है? यह मिजोरम की है। यह किसकी है? मिजोरम की। अब आइए हम लोग प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। 38 में पूछा गया था कि स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, या फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना के समय काल की बात करें तो इसका समय जो था 1969 से लेकर के 1974 तक, ये चौथी पंचवर्षीय योजना का समय काल है। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या 39 क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। तो इसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? ऑप्शन दिया गया सार्वजनिक क्षेत्र, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम, निजी क्षेत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर। अब आइए हम लोग प्रश्न संख्या 40 देखते हैं, जो आज का अंतिम प्रश्न है और इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। देखिए जीएस, जीके और करंट अफेयर्स से आपके कुल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग करंट अफेयर्स के प्रश्नों को नहीं देखेंगे क्योंकि वहाँ से एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, आप लोग प्रश्नों का एक जो ट्रेंड रहा है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको देखने के लिए आप लोग पेपर्स को जरूर देखा करिए। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे 2021 के प्रथम और द्वितीय पाली के प्रश्न पत्र को वहाँ पे अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे जाकर वहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ से आप लोग पेपर को डाउनलोड भी कर लीजिए। ठीक है, प्रश्न पूछा गया था कि उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन दिया गया था टैगा वन, टुंड्रा वन, अमेजन वर्षा वन, या फिर उत्तर पूर्वी भारत के वर्षा वन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेजन वर्षा वन। अमेजन वर्षा वन किस देश में अगर आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका। तो यह आज के 2022 के 16 अक्टूबर के प्रथम पाली के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। जो 10 प्रश्न पूछे गए तो करंट अफेयर से पूछे गए थे, यहाँ पे उसको नहीं लिया गया है। ठीक है, अब आइए
अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।